हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेंस आईआईटी जेई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेडबल केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं 40 डेज का क्रैश कोर्स का डे 21 का टॉपिक, जो कि होगा 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और जेडबल में इस पर भी सवाल आता है, इस पर से भी सवाल आता है। छोटा चैप्टर बेसिकली है ये, क्योंकि दो ग्रुप में समझ जाता है। क्योंकि एस ब्लॉक में जो पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक होता है वो पहली बात तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर होगा और इसमें सिर्फ दो ही ग्रुप होते हैं, क्योंकि एस सब शेल में दो ही ग्रुप्स, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें एंटर कर सकते हैं। एक ऑर्बिटल होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो NS1 कॉन्फ़िगरेशन होगा जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का होगा, और अगर दो इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए तो NS2 कॉन्फ़िगरेशन होगा जो कि ग्रुप 2 का होगा। ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब इन पर बेस्ड हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की होगी। साथ ही हम ट्रेंड पढ़ेंगे, साथ ही हम केमिकल ट्रेंड पढ़ेंगे और एबनॉर्मल बिहेवियर की बात समझेंगे। ये हमारी समरी हो जाएगी 21th डे के टॉपिक में, 21st डे के टॉपिक में। एंड देन फॉलोड बाय सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड देन फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहला टॉपिक ग्रुप 1 एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स को एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बात तो दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत अच्छे रिएक्टिव मेटल्स हैं और एल्कली बना सकते हैं। ये पानी में जाकर ये वाटर सॉल्युबल बेसिस बना सकते हैं जिनको हम एल्कली कहते हैं। तो एल्कली बना सकते हैं, इसलिए इनको एल्कली मेटल कहा जाता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? इसमें है लिथियम। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? इसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीशियम और फ्रेंशियम। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है। इन सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वैसे वो NS1 होता है। जैसे लिथियम का 2s1 हो गया, सोडियम का 3s1 हो गया, पोटेशियम का 4s1 हो गया, रूबिडियम का 5s1 हो गया, सीशियम का 6s1 हो गया। फ्रेंशियम चूंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए इसकी ज्यादा रिएक्टिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन 7s1 हो गया। These elements are known as s block elements as their last valence electrons enters in the s orbital. They are also considered to be soft metals. ये soft metals होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका NS1 होता है क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो s में एंटर करता है और वहीं से उसको इजीली लूज किया जा सकता है। तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, जो कि NS का और इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये बहुत अच्छे मेटल होंगे, क्योंकि हमें पता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो बहुत अच्छा मेटल होगा। Alkali metals are most electropositive elements and on moving down the group the electropositive character increases. Alkali metals क्योंकि लेफ्ट से राइट जब आप जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है, तो लेफ्ट साइड वाला क्योंकि अल्कली मेटल लेफ्ट साइड में तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा, मतलब बहुत अच्छा मेटालिक कैरेक्टर होगा, और टॉप टू बॉटम जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर और बढ़ेगा। तो लिथियम उतना अच्छा मेटल नहीं है जितना सीशियम अच्छा मेटल है इन टर्म्स ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के टर्म्स में। तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करके M+ आयंस को बनाने की क्षमता बढ़ेगी। The alkaline metal atoms have the largest size. साइज भी क्या होगा? लेफ्ट टू राइट घटता है। तो लेफ्ट साइड में क्योंकि एस ब्लॉक बैठा हुआ है जिसमें एल्कली मेटल सबसे लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो इन एटम का साइज अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होगा और ऊपर से नीचे जाते हुए एटम का साइज भी बढ़ेगा। सो देयरफॉर डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। लो डेंसिटीज ऑफ एल्कली मेटल्स आर ड्यू टू देयर लार्ज साइज, और इसलिए इनकी डेंसिटी कम होगी क्योंकि इनका साइज ज्यादा होगा, एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर डेंसिटी घटेगी। Alkali metals give flame test. Alkali metals flame test देते हैं. The color of the flame depends upon the wavelength of radiation emitted. Cesium and potassium are used as electrodes in photoelectric cells due to their low ionization enthalpy. तो जो सीशियम होता है और पोटेशियम होता है इनको फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में हम यूज करते हैं क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। एंड दिस इज आल्सो यूज्ड एज फ्लेम टेस्ट। ये जो मेटल्स होते हैं फ्लेम टेस्ट में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि अलग अलग कलर फ्लेम को देते हैं, इंपार्ट करते हैं जब इनको आप फ्लेम में हीट करते हो। तो Alkali metals are strong reducing agents down the group. Their reducing nature increases. Alkali metals अच्छे reducing nature के होते हैं क्योंकि वो खुद के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालकर खुद को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और जो खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है वो दूसरों को रिड्यूस कर सकेगा। तो दे हैव अ वेरी गुड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। और तो और ऊपर से नीचे जाते वक्त ग्रुप 1 में आप देखोगे कि अल्कली मेटल का रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा, इन मेटल्स का रिड्यूसिंग नेचर और बढ़ेगा क्योंकि वो और अच्छा खुद को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। Alkali metal compounds are most ionic in nature and down the group ionic character increases. They are mostly ionic in nature क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो किसी भी एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है उसके साथ बहुत अच्छा आयोनिक बॉन्ड बना सकते हैं, और नीचे जाते हुए इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इसलिए नीचे जाते हुए ये और आयोनिक होते हैं।
Alkali metal oxides are most basic in nature and down the group basic character increases. एल्यूमिनियम के जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली एल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और ऊपर से नीचे जाते वक्त मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसका मतलब इनका बेसिक इनके ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा. The ionization enthalpy of alkali metals are considerably low and decreases down the group from lithium to cesium. तो क्लियर है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे घटेगी और वैसे भी अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में इसकी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि इनका एटम साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल की दूरी ज्यादा होती है तो एनर्जी देकर हम आखिरी इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. कम एनर्जी देकर भी निकल जाएगा तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी. हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आयन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयनिक साइजेस. लेकिन जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी क्या होगा जब आयन पानी में जाएगा तो हाइड्रेटेड हो जाएगा, उसको सराउंड कर लेगा वाटर मॉलिक्यूल. जैसे सोडियम क्लोराइड को हम पानी में डालते हैं तो सोडियम आयन के आसपास H2O सराउंड हो जाता है और जब ये H2O सराउंड करता है तो एक एंथैल्पी निकालता है जिसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं. और ये एंथैल्पी जो होगी वो आयन के साइज पर डिपेंड करेगी. अगर आयन का साइज ज्यादा हुआ तो एंथैल्पी कम होगी. हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयनिक साइज. जितना आयन का साइज बढ़ेगा उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी घटेगी. तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीशियम में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की है क्योंकि सबसे छोटा आयन का साइज इसी का ही है. तो जितनी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी वो हम कह सकते हैं. हाइड्रेशन एंथैल्पी पर कई बार सवाल आता है क्योंकि ध्यान रखना तो हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में हम कह सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक साइज. जितना आयन का साइज बड़ा होगा उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी उतनी. Therefore lithium has maximum degree of hydration and due to this reason lithium salts are mostly hydrated. इसलिए लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है और सीशियम की कम है क्योंकि नीचे जाते हुए आयन का साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी घटेगी. हाइड्रेशन एंथैल्पी विल गोइंग टू डिक्रीज. आगे बात करते हैं. The alkali metals are highly reactive due to their large size and low ionization enthalpy. The reactivity of these metal increases down the group. हमें पता है क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं तो ये रिएक्टिव हो सकते हैं और ऊपर से नीचे जाते वक्त ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स में ये इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर में ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकते हैं. लिथियम खासतौर से रिएक्ट करके लिथियम ऑक्साइड बनाएगा Li2O. Na लेकिन ऑक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा एयर में तो इट विल गोइंग टू फॉर्म Na2O2. और कोई भी मेटल होगा जनरली वो सुपर ऑक्साइड बनाएगा लिथियम और सोडियम के अलावा. जैसे पोटेशियम, रूबिडियम, सीशियम और फ्रेंशियम अगर एयर में रिएक्ट करेंगे तो वो सुपर ऑक्साइड MO2 बनाएंगे जो कि सुपर ऑक्साइड होगा जहां मेटल पोटेशियम, रूबिडियम और सीशियम में से कोई सा भी हो सकता है. तो ये आपका हो गया reactivity towards air. Then metal peroxides are diamagnetic and sodium peroxide is widely used as an oxidizing agent in inorganic chemistry. जितने peroxides होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं और सोडियम peroxide खास तौर से यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो यू कैन यूज सोडियम ऑक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सोडियम peroxide क्योंकि peroxy लिंकेज जल्दी टूटेगा, ऑक्सीजन सप्लाई वो किसी को कर सकता है मतलब वो किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है इसलिए वो एक अच्छा क्या माना जाएगा भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक. लेकिन जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं. पैरामैग्नेटिक मतलब उनके पास क्या होगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. डायमैग्नेटिक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे पेयर्ड अप होंगे और मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन दिखाएंगे. पैरामैग्नेटिक अट्रैक्शन दिखाएगा. कौन सा सुपर ऑक्साइड्स. तो सुपर ऑक्साइड्स जो होंगे दे आर पैरामैग्नेटिक because of the presence of 3 electron bond with 1 unpaired electrons. तो unpaired electrons आ जाएंगे वो पैरामैग्नेटिक दिखाएंगे जो कि सुपर ऑक्साइड्स में आपको देखने को मिलेगा जो कि पोटेशियम, रूबिडियम और सीशियम का बनता है. नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम एंड सोडियम आर कलरलेस. अगर हम कलर की बात करें तो नॉर्मल ऑक्साइड जो लिथियम और सोडियम के वो कलरलेस होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं. K2O is pale yellow, Pb2O is bright yellow and cesium oxide is orange. ये ऑक्साइड्स की बात हो गई. Sodium peroxide is yellow due to the presence of small amount of superoxide because superoxide ion O2 minus has 3 electron bonds with 1 unpaired electrons. तो इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इस वजह से इसका कलर येलो होता है. किसका सोडियम peroxide का. और बाकी ऊपर सबके ऑक्साइड्स के बारे में लिखा हुआ था ये सारे ऑक्साइड्स थे. तो लिथियम और सोडियम के ऑक्साइड्स डायमैग्नेटिक होते हैं, ऑक्साइड्स डायमैग्नेटिक होते हैं. सोडियम का peroxide पेल येलो कलर का होता है और डायमैग्नेटिक होते हैं. पोटेशियम ऑक्साइड इज पेल येलो, लेड डाइऑक्साइड इज bright yellow and orange. Cesium dioxide is orange and this is lead dioxide नहीं, this should be rubidium. lead तो वैसे भी आपका p ब्लॉक का एलिमेंट है तो pb नहीं है वो rb है, rubidium. ठीक है, प्रिंटिंग एरर है. तो rubidium का ऑक्साइड जो होगा वो ब्राइट येलो कलर का होगा. पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड इन स्पेस कैप्सूल्स, सबमरीन्स
एंड ब्रीथिंग मास्क एज इट प्रोड्यूसेस O2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है, रिमूव CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो ब्रीथिंग मास्क होते हैं उनमें पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड यूज किया जाता है क्योंकि वो O2 प्रोवाइड कर सकता है। तो ब्रीथिंग मास्क में इसलिए पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड हम यूज करते हैं। सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें, एयर के साथ देखने के बाद हम लोग बात करेंगे लिक्विड अमोनिया में क्या ये सॉल्यूशंस क्या ये देते हैं। तो अल्कली मेटल्स डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशंस व्हिच आर कंडक्टिंग इन नेचर। तो लिक्विड अमोनिया में कोई भी मिल सकते हैं। तो M कोई मेटल है हमारा ग्रुप 1 अल्कली मेटल, X + Y मोल्स ऑफ NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा जो कि एक सॉल्यूशन के अंदर निकलेगा। दैट्स व्हाई इट विल गोइंग टू इंपार्ट सम कलर। तो बेसिकली वो कलर इंपार्ट करेगा, डीप ब्लू सॉल्यूशन विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। कंडक्टिंग क्यों? क्योंकि यहां पर एक कैटायन और नाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है सॉल्यूशन के अंदर, इसकी वजह से कलर आया है। The solutions are paramagnetic and on standing slowly liberate hydrogen resulting in the formation of amine। तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें से मेटल के साथ और मेटल जो NH3 बन जाएगा वो अमाइन मेटल अमाइन बन जाएगा बेसिकली और हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट होगी। बट चूंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आपको अलग से दिखेगा जो कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होगा इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे और इसी वजह से इनमें कलरेशन भी दिखाई देगा जो कि सोल्यूशन से लिक्विड अमोनिया का पार्ट रहेगा। रिड्यूसिंग नेचर की हम बात कर चुके हैं, ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग नेचर जो होगा वो बढ़ेगा क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता अल्कली मेटल की बढ़ती है। सो वी हैव रिड्यूसिंग पावर ऑफ अल्कली मेटल्स इन एक्वा सॉल्यूशंस फॉलोज द ट्रेंड। लिथियम का सबसे ज्यादा, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीशियम। ये सॉल्यूशन में, दिस इज इन सॉल्यूशन because the standard electrode potential E0 which measures the reducing power represents the overall change। और हम कहते हैं कि जो लिथियम का इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मतलब खुद को रिड्यूस करने की जो क्षमता होती है, बल्कि कहना चाहिए नेगेटिव में सबसे ज्यादा होती है, -3 पॉइंट समथिंग होता है। और रिड्यूस करने की क्षमता सबसे नेगेटिव में ज्यादा, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता बहुत अच्छी है और जो खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है वो दूसरों को रिड्यूस अच्छे से कर सकता है। इसलिए सोल्यूशन के अंदर लिथियम को सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर का माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेटल जो सॉलिड होंगे अल्कली मेटल्स उनको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि आप सब्लिमेशन एनर्जी से करोगे। फिर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी उसमें और फिर वहां पर वो वाटर के साथ रिएक्ट करके M पॉजिटिव का एक्वस बन जाएगा जिसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी लगेगी क्योंकि आयंस के सराउंडिंग में वाटर आ जाएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा जो कि हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी एंड दैट इज ऑल अबाउट रिड्यूसिंग नेचर। बात करते हैं कार्बोनेट्स की, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट्स की। अल्कली मेटल्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड फाइनली टू कार्बोनेट्स। तो अल्कली मेटल्स पहले ऑक्साइड्स में, फिर हाइड्रोक्साइड्स में और फिर कार्बोनेट्स में फाइनली कन्वर्ट होते हैं जब आप उन्हें एक्सपोज करते हो एयर से। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल कार्बोनेट्स बना लेंगे। तो अल्कली मेटल्स कैन फॉर्म मेटल कार्बोनेट्स। द एनोमोलस बिहेवियर, नाउ द एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम इज व्हाट, कि लिथियम की अपने बाकी ग्रुप के मुकाबले, बाकी मेंबर के मुकाबले अपने ग्रुप के उसकी प्रॉपर्टी बड़ी अजीब होती है, एबनॉर्मल होता है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि लिथियम जो होता है वो सेकंड पीरियड में पाया जाता है और ये बात सिर्फ हम लिथियम को लेकर नहीं करते, ये बात हम सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट को लेकर करते हैं कि हमारा जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मानते हैं अपने हर एक ग्रुप के, उनकी प्रॉपर्टी बाकी के ग्रुप के मेंबरों से बहुत अलग होती है और इसी बात को हम एनोमोलस बिहेवियर देखते हैं, यानी कि ये अलग भागते हैं और बाकी ग्रुप के मेंबर्स अलग जाते हैं प्रॉपर्टी को दिखाने में। इसी श्रेणी में लिथियम भी आता है हमारा, क्योंकि पहली बात वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, दूसरी बात वो फर्स्ट पीरियड के बाकी एलिमेंटों से बहुत अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाता है, बात करते हैं अलग। द एनोमोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज लाइक मैग्नीशियम एंड हाई पोलराइजिंग पावर। सबसे पहला तो उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है क्यों, क्योंकि एक्सेप्शनली दे हैव वेरी स्मॉल साइज और उनका जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइज करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है। That is charge radius ratio like Mg that exhibits some property which are different from those of the other members of the first group। और इस वजह से हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से और एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होने की वजह से ये बाकी मेंबरों से बहुत अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। टू दैट ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट डायगोनली इन द फॉलोइंग ग्रुप, और ये मैग्नीशियम से बहुत रिसेंबल करते हैं अपनी प्रॉपर्टी में। और मैग्नीशियम से क्यों रिसेंबल करते हैं, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, विच इज प्लेस्ड डायगोनली टू लिथियम। तो एक और बिहेवियर आएगा दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनली हम देखेंगे तो वहां पर एलिमेंट्स मिलते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को मैच करते हैं, जैसे बेरिलियम एल्यूमिनियम से मैच करता है
जो लिथियम है वो मैग्नीशियम से मैच करता है। तो ये डायगोनल में जो एलिमेंट्स रखे सेकंड और थर्ड पीरियड में वो अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर रखते हैं, क्योंकि वहां पर लगभग इनका एटॉमिक साइज जो होता है वो सिमिलर हो जाता है, लगभग सेम हो जाता है। और हम कहते हैं जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक साइज या वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। और जब एटॉमिक साइज या वॉल्यूम पे डिपेंड करेंगी तो अगर एटॉमिक साइज या वॉल्यूम सेम होगा तो वो प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाएंगी। यही चीज यहां पर है। अब हम लोग बात करते हैं कि लिथियम भैया क्यों अलग प्रॉपर्टी, कौन कौन सी अलग प्रॉपर्टी दिखाता है बाकी सदस्यों के मुकाबले, जो ग्रुप 1 के बाकी सदस्य हैं उनके मुकाबले। सो द प्रॉपर्टी ऑफ शोइंग सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट प्रेजेंट डायगोनली अपोजिट इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। तो वो डायगोनल जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। नाउ प्रॉपर्टीज आर, जैसे अल्कली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन एक्सेप्ट लिथियम। कोई भी अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन लिथियम करता है। ये एनोमोलस बिहेवियर। तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ हीट करोगे, लिथियम नाइट्राइड बना लेगा, लिथियम नाइट्राइड। इन द सेम वे लिथियम मेटल इज यूज्ड एज स्कैवेंजर इन मेटलर्जी टू रिमूव O2 एंड N2 गैसेस। तो ये O2 और N2 गैसेस में यूज कर सकते हो एज ए स्कैवेंजर, कि मेटलर्जी में O2 और N2 गैस को कहीं रिमूव करना हो तो क्योंकि नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बना लेगा तो उसको रिमूव कर सकता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड भी बना लेगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस दोनों निकल जाएगी, तो इट इज यूज्ड एज एन स्कैवेंजर। Next is alkali metal carbonates, nitrates and hydroxides do not decompose into heating into their oxides except lithium। कोई भी अल्कली मेटल का जो कार्बोनेट होगा, नाइट्रेट होगा और हाइड्रोक्साइड्स होगा, हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होगा, लेकिन लिथियम के हो जाएंगे, एनोमोलस बिहेवियर। तो लिथियम के कैसे हो जाएंगे, NaOH को हीट कर रहे हो कोई रिएक्शन नहीं आ रही, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड को देखो हीट कर रहे हो तो लिथियम ऑक्साइड और वाटर फॉर्म कर रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे Mg और H2 में कन्वर्ट होगा, तो मैग्नीशियम भी करता है वही काम। तो लिथियम और मैग्नीशियम का बिहेवियर सेम हो गया, लेकिन मैग्नीशियम इनका सदस्य नहीं है, ग्रुप 2 का सदस्य, डायगोनल रिलेशनशिप से सेम हो गया। सोडियम कार्बोनेट हीट करोगे कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन आप लिथियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। लिथियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, Li2O में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो सकता है हीट पर, तो lithium carbonate will going to decompose on heating। MgCl2 and lithium chloride LiCl are deliquescent and crystallizes as their hydrates। ये deliquescent होते हैं। What do you mean by deliquescent? They have a tendency to absorb water on their surfaces। ये पानी को अपने सरफेस पर, अपनी सतह पर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और हाइड्रेटेड फॉर्म में बन सकते हैं। जैसे लिथियम क्लोराइड जो होगा वो 2H2 डाइहाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रख सकता है सरफेस को। MgCl2 8 वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये सेम रिलेशनशिप है, बाकी कोई डिलिक्विसेंट नहीं होते, लेकिन बाकी ये लिथियम और मैग्नीशियम जो कि डायगोनल रिलेशनशिप में आते हैं, ये डिलिक्विसेंट्स होते हैं, इनके बेसिकली क्लोराइड्स, मेटल्स नहीं क्लोराइड्स, ठीक है, मेटल क्लोराइड्स। Now, biological significance of sodium and potassium. What are the different biological significance of sodium and potassium? उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। Na+ ions are found mainly in extracellular region outside the cell। तो सोडियम पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन जो होता है वहां पाए जाते हैं। एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स में जो होता है ये बहुत अहम रोल निभाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आप बोलते हो कि आपके बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, नहीं तो क्या होता है कई बार हम लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो क्रैम्प्स आ जाते हैं, हिंदी में कहते हैं नस चढ़ गई, थोड़ा सा मेरे को यहां पर दर्द कर रहा है या ये चीज हो रही है, वो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन योर बॉडी। तो हम मिनरल वाटर पीते हैं या हम कोई इलेक्ट्रोलाइट पीते हैं, कोई इलेक्ट्रल पाउडर पीते हैं जो हमारी बॉडी में आयंस लाता है, वो आयंस मेनली सोडियम और पोटेशियम के होते हैं एंड दे प्ले एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहला ट्रांसमिशन सिग्नल ऑफ नर्व सिग्नल्स में यूज होता है, नर्व सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में यूज होता है। They also regulate the flow of water across cell membranes। सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस जो फ्लो ऑफ वाटर होना चाहिए उसको मेंटेन रखता है। तो अगर हम मान लो बहुत देर से, आपने देखा होगा कई स्पोर्ट्स प्लेयर को क्रैम्प्स का शिकायत होता है, क्रिकेट में कई बार देखा होगा, बहुत अगर कोई प्लेयर बहुत देर से बैटिंग कर रहा है, बहुत देर से फील्ड पर है तो उसको क्रैम्प आ जाता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दी कि वाटर प्रोवाइड नहीं हो रहा अब सेल्स में प्रॉपर ढंग से, क्योंकि ये आयंस नहीं है अब पर्याप्त मात्रा में, तो फिर वो लिक्विड इनटेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इनटेक करते हैं, तब जाकर वो आयंस की कमी पूरी करते हैं। And in transport of sugars and amino acids into the cells, even transport of sugars and amino acids in the cell में भी ये आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। Prolonged sweating results in sodium loss, iron loss in sweat। इसलिए जब स्पोर्ट्स प्लेयर खेलते तो पसीना बहुत आता है, उसमें सोडियम आयन लॉस हो जाते हैं।
Thus it is important that sodium ions are replaced through proper diet. इसलिए वो बीच में लिक्विड डाइट लेते रहते हैं ताकि सोडियम आयंस जो होते जाए वो बैलेंस बनता रहे और वो मेंटेन रहे. पोटेशियम आयंस आर द मोस्ट अबंडेंट कैटायंस विद इन द सेल फ्लूइड. सेल के फ्लूइड्स में सबसे ज्यादा जो कैटायन मौजूद है वो पोटेशियम का कैटायन के पॉजिटिव मौजूद है. Where they activated many enzymes which participate in the oxidation of glucose to produce ATP, adenosine triphosphate, जो एनर्जी होती है. तो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है. उस एंजाइम को प्रोएक्टिव रखता है हमारा पोटेशियम आयन. तो पोटेशियम आयन सबसे ज्यादा मौजूद कैटायन है जो हमारी सेल फ्लूइड्स में मौजूद रहता है, जो कैटेलाइज करता है रिएक्शंस को, जो एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, जो ग्लूकोज को एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोले तो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो इससे हमें एनर्जी मिलती है. तो दीज आयंस आर ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज वेल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. So, potassium ions along with sodium ions are responsible for transmission of nerve signals. Potassium ion भी nerve signals में इस्तेमाल होते हैं. And the functional feature of nerve cells depend upon the sodium potassium ion gradient that is established in the cell. तो फंक्शनल फीचर्स ऑफ नर्व सेल्स जो करता है वो सोडियम पोटेशियम आयन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है जो सेल में एस्टेब्लिश रहता है. Their ionic gradients are maintained by sodium potassium pumps that operate across the cell membranes. So there is a sodium potassium pump which maintains the ionic gradient. उस ionic gradient को मेंटेन करेगा जो सेल के अंदर मौजूद रहेंगे. Sodium potassium pump that operates across the cell membranes. So cell membranes के across वो वर्क करते हैं. नेक्स्ट ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करते हैं विच इज कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एल्कलाइन इसलिए क्योंकि एल्कली बना सकते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस बना सकते हैं. मेटल्स इसलिए क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. सो दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्कली मेटल्स, क्योंकि एल्कली मेटल्स ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. बट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी ओवरऑल अगर कंपेयर करोगे पूरे पीरियोडिक टेबल में तो अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. दूसरी बात ये अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाए जाते हैं इसलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल इनका नाम बोला गया है. इसके जो मेंबर है वो कौन कौन से, ग्रुप 2 के मेंबर्स कौन कौन से, तो वी हैव दिस एज ग्रुप 2 जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है. रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो NS2 आता है जिसमें ये आ जाएगा 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 and this will become 7s2. तो ये आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हो गए. So barium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium are also belong to S block and are called as alkaline earth metals. These are called as alkaline earth metals except beryllium due to the following facts. They are hydroxides from alkaline hydroxides aqueous solutions. तो इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं इसलिए वो अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं. देयर ऑक्साइड्स आर अर्थन. इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली ये मेटल नहीं, इनके ऑक्साइड्स होते हैं वो अर्थन जमीन के क्रस्ट में होते हैं. देयर ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट. तो अर्थ के क्रस्ट में इनके मेनली ऑक्साइड्स मिलते हैं इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है. These elements have 2 electrons in the s orbital of the valence shell. Their general electronic configuration is represented as noble gas NS2. तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पहले फिर फॉलोड बाय NS2. तो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स वो s ऑर्बिटल में एंटर करते हैं. दैट इज व्हाई दे हैव अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS2. These are less metallic as compared to alkali metals. तो alkali मेटल से कंपेयर करोगे तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मींस लेस मेटालिक है बिकॉज मेटालिक मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होना. रेडियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप. रेडियम इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस ग्रुप का, जैसे फ्रांशियम था ग्रुप 1 में वैसे रेडियम है ग्रुप 2 में. दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पड़ती, इनकी न्यूक्लियर रिएक्शंस ज्यादा होती है. द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आल्सो हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी बट दीज आर हायर देन दैट दोस ऑफ अल्कली मेटल्स. तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर ग्रुप 1 की कंपेयर करोगे और आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 की कंपेयर करोगे तो ग्रुप 2 की ज्यादा निकलेगी. मतलब ग्रुप 2 में तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में, लेकिन ओवरऑल बाकी ग्रुप से कंपेयर करोगे तो कम ही है. तो ये भी अच्छे मेटल्स हो गए और ऊपर से नीचे इनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी बढ़ेगी. आगे बात करते हैं. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स ड्यू टू स्मॉल साइज. इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ग्रुप 1 से ज्यादा होगा क्योंकि इनका साइज ग्रुप 1 से छोटा है. क्योंकि लेफ्ट टू राइट हमें पता है ENC बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिससे एटॉमिक साइज घटेगा. तो लेफ्ट टू राइट में पहले लेफ्ट साइड में ग्रुप 1 है फिर राइट साइड में ग्रुप 2 है. तो राइट साइड में ग्रुप 2 होने के कारण वो ग्रुप 1 से छोटे एटॉमिक साइज का है लेकिन फिर आगे के ग्रुप से वो बड़े साइज का है तो उसका साइज वहां पर एटम का साइज बड़ा हो जाएगा. एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम
due to their small size and higher ionization energy. All other alkaline earth metals give flame tests like calcium, strontium and barium and impart characteristic brick red, crimson and apple green colors respectively to the flame. सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर फ्लेम को इंपार्ट नहीं करते, फ्लेम को कोई कलरेशन नहीं देते क्योंकि उनका साइज छोटा होता है और हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। लेकिन इसके अलावा बेरिलियम मैग्नीशियम के अलावा कौन बच गया? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। रेडियम तो रेडियो एक्टिव हो गया, तो बाकी तीन की बात करते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का जो कलर होता है फ्लेम में वो आता है हमारा ब्रिक रेड कलर, तो कैल्शियम को जब आप फ्लेम पर रखोगे तो फ्लेम का कलर ब्रिक रेड दिखेगा। स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड कलर दिखेगा, क्रिम्सन रेड, और बेरियम जो होगा वो एप्पल ग्रीन कलर का दिखेगा। तो दे कैन इंपार्ट कलर टू द फ्लेम्स, सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तीनों दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, like alkali metal ions, the hydration enthalpy of alkaline earth metals decreases with increase in the ionic size on moving down the group. Hydration enthalpy यहां पर भी वही चीज होगी कि इसका आयन जब वाटर के साथ सराउंड हो जाएगा तो वाटर के सराउंड होते ही ये एनर्जी रिलीज करेंगे, विच इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। जितना आयन का साइज छोटा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। अब टॉप टू बॉटम जाते हुए आयन का साइज बढ़ेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी घटेगी। इसलिए सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी बेरिलियम की, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बेरियम की सबसे कम क्योंकि साइज का आयन का सबसे ज्यादा। The hydration enthalpies of alkaline earth metal ions are larger than those of alkali metal ions. लेकिन जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी ग्रुप 2 की वो ग्रुप 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रुप 2 में आयन का साइज ग्रुप 1 से छोटा है और आयन का साइज छोटा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 1 will be less than hydration enthalpy of group 2, will be less than hydration enthalpy of group 2। तो ग्रुप 2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक है। और आयंस का साइज ही इसका सिर्फ एक आंसर होता है। Alkaline earth metals give all usual reactions of alkali metals, however these are less reactive as compared to alkali metals in the chemical reactions। तो जनरली सारी रिएक्शंस जो alkali metal देता है वो alkaline earth metal भी दे सकता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि ये उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता जितना alkali होता है। तो ग्रुप 1 से रिएक्टिविटी ग्रुप 2 की कम होगी। Reaction with water and acid, except beryllium and magnesium, all other alkaline earth metals give hydroxides with cold water, while beryllium forms hydroxide with steam and magnesium with hot water। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर सब ठंडे पानी के साथ भी हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। बेरिलियम जो होगा वो स्टीम से करेगा और जो मैग्नीशियम होगा वो हॉट वाटर से ही हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो कैल्शियम H2O के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एक्सेप्ट मैग्नीशियम, अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डू नॉट गिव H2 विद HNO3। मैग्नीशियम को छोड़कर कोई भी मेंबर्स H2 नहीं देगा HNO3 के साथ, बाकी सब H2O रिलीज करेंगे। जो रिएक्शन होगी मेटल के एसिड के साथ, खास तौर से HNO3 के साथ, उसमें जनरली मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, और जब हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है तो H2 गैस बन के निकलता है। लेकिन अगर मेटल हमारा कौन हुआ? मैग्नीशियम। लेकिन अगर मैग्नीशियम हुआ तो वो हाइड्रोजन सिर्फ निकालेगा, वो H2O नहीं देगा, बाकी मेटल सब H2O देंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। तो Mg देखो HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहां पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। नाउ विथ HNO3 बेरिलियम becomes passive due to the formation of oxide layer। तो HNO3 के साथ वो पैसिव हो जाएगा बेरिलियम, क्योंकि वहां पर ऑक्साइड लेयर आ जाएगी, तो वहां पर रिएक्शन नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि ऑक्साइड की, बेरियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। Now, alkaline earth metal chlorides, nitrates and hydroxides, chlorides, nitrates and hydroxides exhibit an increase in their solubilities on moving down the group। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इनकी solubility बढ़ेगी, किसकी? मेटल क्लोराइड्स की, मेटल नाइट्रेट्स की और मेटल हाइड्रोक्साइड्स की। तो सबकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, BaCl2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन सबकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। तो दे विल गोइंग टू इंक्रीज देयर सॉल्युबिलिटी। कार्बोनेट्स फॉर्म होंगे तो कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो कार्बोनेट्स होते हैं बेसिकली वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन वाटर डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो कार्बोनेट्स की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो और डिक्रीज होगी। तो वैसे भी वो बहुत इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और फर्दर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप जैसे ही आप मेटल कार्बोनेट्स को जाओगे। बेरिलियम कार्बोनेट्स इज अनस्टेबल एंड कैन बी केप्ट ओनली इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है,
इसलिए इसको हमेशा CO2 में रखेंगे ताकि वो बेरिलियम कार्बोनेट बनाकर रखे। द थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कैटायनिक साइज। थर्मल स्टेबिलिटी और बढ़ेगी जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा, तो ऊपर से नीचे आते हुए ये मेटल कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन बेरिलियम कार्बोनेट क्योंकि सबसे छोटा है, कैटायन का साइज है ग्रुप 2 में, इसलिए ये इसका कार्बोनेट अनस्टेबल है, इसलिए इसको CO2 के एटमॉस्फेयर में रखते हैं। Bicarbonates of alkali metals are found in solid state, whereas bicarbonates of alkaline earth metals exist only in solution state. जो bicarbonates होगा फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स का वो सॉलिड स्टेट में, लेकिन जो सेकेंड ग्रुप के मेटल्स का बाइकार्बोनेट्स होगा वो सोल्यूशन स्टेट में पाया जाएगा, तो इट विल गोइंग टू फॉर्म इन दी सोल्यूशन स्टेट। सल्फेट्स की बात करते हैं, सल्फेट्स के बारे में, द सल्फेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल व्हाइट सॉलिड्स एंड स्टेबल टू हीट। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो सल्फेट्स होते हैं ये सब व्हाइट सॉलिड्स होते हैं और ये हीट पर स्टेबल होते हैं, मतलब हीट पर मिलने पर डिकम्पोज नहीं करते। कार्बोनेट से बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं सल्फेट्स। बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। अनलाइक कार्बोनेट, सल्फेट्स जो होते हैं वो रेडिली सॉल्युबल होते हैं, खासतौर से बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, एंड द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम कैल्शियम सल्फेट टू बेरियम सल्फेट। बाद में ऊपर से नीचे आओगे तो आपको सॉल्युबिलिटी घटती हुई दिखेगी, तो कैल्शियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक आपको सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट, द इनसॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग obstruction in the digestive system by the technique commonly known as barium meal। तो बेरियम मील एक टेक्निक होती है जिससे हम लोग ऑब्स्ट्रक्शंस पता करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो बेरियम सल्फेट की इनसॉल्युबिलिटी की वजह से आती है, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। कैल्शियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट सॉल्युबिलिटी घटती है, तो यहां पर बेरियम मील से हम लोग इस टेक्निक से डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उसको हम पता लगा सकते हैं। देन फोर्थ प्रोसेस इज नाइट्राइड्स। नाइट्राइड्स में क्या होगा, बेसिकली नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म नाइट्राइड्स, हाउएवर अमंग द अल्कली मेटल्स ओनली लिथियम फॉर्म नाइट्राइड्स। लिथियम वहां पर सिर्फ नाइट्राइड बनाता था, याद था हमने ग्रुप 1 में पढ़ा था, सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनाता है जो कि एनोमोलस बिहेवियर दिखाता है लिथियम का, लेकिन ग्रुप 2 में सभी नाइट्राइड्स बनाते हैं। तो सारे मेटल्स कैन फॉर्म नाइट्राइड्स, कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ एग्जांपल दिया है, कैल्शियम नाइट्राइड फॉर्म कर लेता है, बाकी मेटल्स भी नाइट्राइड फॉर्म कर सकते हैं, सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाइट्राइड फॉर्म कर सकते हैं ग्रुप 2 के मेटल्स। आगे बात करें हैलाइड्स। हैलाइड्स ऑफ beryllium are essentially covalent, hygroscopic and fumes in air, while halides of other alkaline earth metals are ionic and ionic character increases down the group। सिर्फ बेरिलियम का जो हैलाइड होगा BeCl2 जैसे हो गया, वो आपका एसेंशियली कोवेलेंट नेचर का होगा। ये एक्सेप्शनल है, ये बिहेवियर, ये अगेन एनोमोलस बिहेवियर है, क्योंकि बेरिलियम भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहां पर एनोमोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम होगा। जैसे ग्रुप 1 में एनोमोलस बिहेवियर किसका देखा था, लिथियम का, यहां बेरिलियम का देखोगे। तो पहला ये आपने ऑब्जर्व किया है कि बेरिलियम का जो हैलाइड है, खासतौर से क्लोराइड्स हो गए, फ्लोराइड्स हो गए, ये कोवेलेंट होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जबकि बाकी सबके आयोनिक होते हैं। आयोनिक होते हैं और नीचे जाते हुए और जितने हैलाइड्स बनाओगे नीचे ग्रुप में मेंबर्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, नीचे जितना जाओगे उनके सबके हैलाइड्स अच्छे आयोनिक होंगे, तो दे आर आयोनिक इन नेचर। In solid state, beryllium dichloride exists in polymeric chain, while in vapor state it tends to form a chloro-bridged dimer। तो BeCl2 पॉलीमेरिक चेन बनाएगा वेपर फेज में, जबकि सॉलिड स्टेट में, जबकि वेपर फेज में ये क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर बनाएगा, विच डिसोसिएट्स इनटू द लीनियर मोनोमर एट हाई टेम्परेचर। तो ये बेसिकली डाइमर बना सकता है क्लोरो ब्रिज्ड। क्लोरो ब्रिज्ड कैसा होता है, जैसे BeCl2 हो गया, तो ये क्लोरीन बन गया, यहां पर BeCl2 हो गया, ये आपका Cl और Cl हो गया, तो यहां पर आपका एक डाइमर बन गया, ये इससे और ये इससे, तो ये क्लोरीन ब्रिज्ड हो गया। बेसिकली ये जो हो गया ये क्लोरीन ब्रिज्ड हो गया, तो ये आपका क्लोरीन ब्रिज्ड हो गया। ये क्लोरीन आपके यहां पर एक ब्रिज का काम कर रहा है, बेसिकली ये क्लोरीन जो हो गया ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका एक डाइमर बन जाएगा, दो BeCl2 के मॉलिक्यूल्स आपस में डाइमराइज हो जाएंगे, जो कि वेपर फेज में होंगे, एंड इनटू द लीनियर मोनोमर कन्वर्ट हो जाएंगे एट हाई टेम्परेचर। लीनियर मोनोमर में हाई टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं। भैया रिड्यूसिंग नेचर कैसा होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और रिएक्टिविटी ऑफ एल्कलाइन, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और रिएक्टिविटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। रिड्यूस करने का कैरेक्टर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज करने का कैरेक्टर बढ़ेगा। खुद को ऑक्सीडाइज करना मतलब खुद के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना, और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी बढ़ेगी, खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, हेंस रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। तो बेरिलियम का सबसे कम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम।
MgClO4 is used as drying agent under the name एनहाइड्रोन। तो एनहाइड्रोन एक कंपाउंड होता है, बेसिकली उसको ड्राइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट इज नॉट यूज्ड विद ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ एनहाइड्रोन। तो इसलिए आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा यूज नहीं करते हो, ऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ यूज नहीं करते हो, क्योंकि उनको ऑक्सीडाइज रेडिली कर देगा। Beryllium, due to its exceptionally small size like aluminium and high polarizing power, like aluminium, shows similarities with aluminium in its properties. तो बेरिलियम का एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है और हाई पोलराइजिंग पावर है, जिसकी वजह से ये अपने ग्रुप में बाकी मेंबरों के साथ एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है। मतलब बाकी मेंबर अलग रिएक्टिविटी दिखाएंगे, बेरिलियम की रिएक्टिविटी अलग होगी, लेकिन बेरिलियम अपने डायगोनली जो एल्यूमिनियम रखा हुआ है, जो कि ग्रुप 13 का एलिमेंट है, जो कि थर्ड पीरियड में ग्रुप 13 के रखा है, डायगोनल जो एल्यूमिनियम रखा है उससे प्रॉपर्टी मैच करता है एज पर डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि डायगोनली उसका एटॉमिक वॉल्यूम सिमिलर होता है एल्यूमिनियम के एटॉमिक वॉल्यूम से, जैसे लिथियम का सिमिलर होता था मैग्नीशियम से। तो ये लोग डायगोनल रिलेशनशिप में सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, लेकिन अपने ही ग्रुप में बाकी मेंबरों के साथ अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इसी वजह से इनका एनोमोलस बिहेवियर पढ़ाया जाता है। These properties are, अब यहां पर anomalous behavior of beryllium की बात कर रहे हैं, abnormal behavior। beryllium oxide like Al2O3 is amphoteric, beryllium का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, जैसे Al2O3 एम्फोटेरिक है, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है, कोवेलेंट है, while oxides of other alkaline earth metals are ionic and basic in nature। इसका ऑक्साइड कोवेलेंट है बेरिलियम का, जैसे एल्यूमिनियम का भी है, और एम्फोटेरिक है दोनों, जबकि बेरिलियम के जो ग्रुप है सेकेंड ग्रुप, उसमें जो बाकी एलिमेंट्स है उनके ऑक्साइड्स कोवेलेंट है एंड दे आर ऑल बेसिक, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। बोथ बेरिलियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज ऑफ कोवेलेंट नेचर एंड बोथ हैव अ ब्रिज्ड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स। दोनों का ब्रिज्ड पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स होता है, एल्यूमिनियम का भी ऐसी स्ट्रक्चर होता है, ये AlCl बना दिया, यहां पर भी Al बना दिया, यहां एक Cl बना दिया, ये एक Cl और ये एक Cl, तो ये ब्रिज सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये इसका ब्रिज सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये आपको देखने को मिलता है जैसे बेरिलियम क्लोराइड में मिलता था BeCl2 में, वैसे आपको AlCl3 में भी यही चीज मिलती है। आगे बात करते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ एल्कली टू गिव बेरिलेट आयंस। तो बेरिलेट आयंस दे देता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स डिसॉल्व होता है एक्सेस ऑफ एल्कली में, और ये बेरिलेट आयंस दे देता है, जस्ट एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स गिव एल्यूमिनेट आयंस। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनेट आयन दे देता है, वैसे ये भी आपका बेरिलेट आयंस दे देता है। यहां पर बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस BeF4 एंड AlF6 तो बेरिलियम के जो एल्यूमिनियम आयंस होते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस BeF4 और एल्यूमिनियम के कॉम्प्लेक्सेस AlF6 मतलब ये लोग कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बाकी मेंबर नहीं कर सकते थे, सेकेंड ग्रुप के बाकी मेंबर नहीं कर सकते थे सिवाय बेरिलियम के। जैसे एल्यूमिनियम दिखा सकता है वैसे बेरिलियम भी। कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम आर कोवेलेंट एंड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। जो बेरिलियम का कार्बाइड होता है वो कोवेलेंट होता है एंड इट कैन रिएक्ट विद water to produce methane gas, methane gas बना सकता है, whereas carboids of other members are ionic and produce acetylene with water। जबकि बाकी के जो बाकी मेटल्स के जो कार्बाइड्स हैं बेरिलियम के अलावा जो सेकंड ग्रुप में बाकी मेटल्स है उनके जो कार्बाइड्स है वो कोवेलेंट, वो आयोनिक है, अदर मेंबर्स आर आयोनिक एंड दे प्रोड्यूस एसिटिलीन विद वाटर। तो एसिटिलीन बना लेंगे जब वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो, जबकि बेरिलियम का कार्बाइड कोवेलेंट है और वो मीथेन गैस फॉर्म कर लेगा। Mg2+ ions are present inside the animal cells while Ca+2 ions are in the body fluids। अब जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या है? तो मैग्नीशियम आयंस आर प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल सेल्स, मैग्नीशियम आयन एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, व्हाइल कैल्शियम आयंस आर इन द बॉडी फ्लूइड्स दैट इज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। जबकि जो Ca+2 होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में अगेन बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट रहता है। द सेम वे एज कैटायंस आर इनसाइड द सेल एंड Na आयंस आर आउटसाइड द सेल। उसी प्रकार से जैसे Mg2+ अंदर और Ca+2 बाहर है, वैसी ये बिल्कुल वैसी है जैसे सोडियम प्लस जो होता है वो सेल के बाहर होता है और पोटेशियम आयन जो होता है वो सेल के अंदर होता है। ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर Mg+2 एज कोफैक्टर। तो जितने भी एंजाइम्स है जो एटीपी को यूटिलाइज करते हैं फॉस्फेट ट्रांसफर में, रिक्वायर्ड Mg2+ एज कोफैक्टर, तो उनके लिए मैग्नीशियम आयन एक कोफैक्टर की तरह काम करता है। इन ग्रीन प्लांट्स मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, जितनी भी ग्रीनरी होती है वो इसी वजह से होती है प्लांट्स के अंदर। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर आल्सो एसेंशियल्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस अलोंग नर्व फाइबर्स। तो इंपल्सेस अलोंग नर्व फाइबर्स के ट्रांसमिशन में भी कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। बोन्स और टीथ में कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान है। तो बोन्स और टीथ में कैल्शियम इज प्रेजेंट एज एपेटाइट, कैल्शियम फॉस्फेट बना लेता है,
एंड इन इनेमल ऑन टीथ एज फ्लोर एपेटाइट। तो इट्स एपेटाइट जो बोन्स और टीथ में होता है, और जो इनेमल्स होते हैं टीथ के उसमें वो फ्लोर एपेटाइट बन के रहता है, जो कि 2Ca3PO4 होल ट्वाइस होता है। डॉट CaF2 in which cat ions Ca+2 ions play an important role in blood clotting and are required to trigger the contraction of muscles। तो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फ्लोर एपेटाइट में आपका एपेटाइट तो होगा Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2 भी होगा, कैल्शियम डाइफ्लोराइड भी होगा, तो इट विल बिकम फ्लोर एपेटाइट। और सिर्फ एपेटाइट क्या होता है? Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो ये आपका बोन्स और टीथ में होगा, टूथ एनिमल में फ्लोर एपेटाइट होगा। Ca+2 ions along also regulate the heart beats। तो रेगुलेट करते रहते हैं हार्ट बीट्स को। तो Ca+2 ions बायोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। When compared with alkali metals, अब हम कंपेयर करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 1 के मेटल को ग्रुप 2 के मेटल से, तो क्या क्या बिहेवियर अलग अलग हमें दिखाई देते हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहला, दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 2 के जो मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव है ग्रुप 1 के मुकाबले। दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज लेस मेटालिक देन अल्कली मेटल्स, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। देयर रिड्यूसिंग पावर इज मच लेस देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स। मतलब ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स जो है वो अच्छे रिड्यूसिंग नेचर के, जबकि ये उतने अच्छे नहीं है रिड्यूसिंग नेचर के। दे आर लेस बेसिक देन अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल से लेस बेसिक है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। The gradation in properties of these elements is not as regular as in the case of alkali metals because of different structure of their crystal lattice। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आपको दिखते हैं वो इतने रेगुलर नहीं दिखते जितने अल्कली मेटल्स पे दिखते हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टल लैटिस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है। तो वो अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, इसलिए यहां पर उतनी रेगुलरिटी ग्रेडेशंस में आपको नहीं दिखती है प्रॉपर्टीज के में। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है पूरी तरीके से समरी, जो कि क्विक कंसेप्ट्स हम लोगों ने देख लिए हैं, सारे कंसेप्ट्स को हमने देख लिया है, समझ लिया है, जो कि ग्रुप 1 अल्कली मेटल के भी देख लिए और ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल के भी देख लिए। अब आता है समय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने का, यानी कि इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अब हम उन क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। A mixture contains 2 moles of sodium carbonate and 1 mole of lithium carbonate। अच्छा, एक मिक्सचर है जिसमें 2 मोल सोडियम कार्बोनेट के और 1 मोल लिथियम कार्बोनेट का है। What will be the volume of CO2 formed on heating this mixture and the data is converted to STP। बहुत बढ़िया। एक बात बताएं, सोडियम कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज होकर CO2 देगा ही नहीं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट हमने कहा था कि स्टेबल है, थर्मली स्टेबल है, और वो हीट मिलने पर अपने आप को डिकम्पोज नहीं करता। तो सिर्फ कौन करेगा? लिथियम कार्बोनेट। Li2CO3 उसका भी 1 मोल है, तो ये डिकम्पोज होगा, तो लिथियम ऑक्साइड Li2O में और CO2 में कन्वर्ट होगा। STP पर अगर इसके 1 मोल हैं तो इसके भी 1 मोल बन रहे हैं, और STP के हिसाब से इसका मोलार वॉल्यूम जो आएगा वो 22.4 लीटर ही आएगा। समझ में आया? एंड Na2CO3 विल नॉट गोइंग टू डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो Na2CO3 को अगर आप हीट में करोगे तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, तो सिर्फ ये बनेगा 1 मोल, जिसको हम 22.4 लीटर कहेंगे। सो एज पर द ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, विच इज 22.4 लीटर। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ये 22.4 लीटर हमारा वॉल्यूम दिखेगा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे पहले क्वेश्चन का, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकेंड क्वेश्चन कहता है मेटल M रेडिली फॉर्म्स वाटर सॉल्युबल MSO4। वाटर सॉल्युबल MSO4 बना लेता है वो, ठीक है। इट ऑल्सो फॉर्म्स ऑक्साइड MO विच बिकम्स इनर्ट ऑन हीटिंग। MO भी बना लेता है विच बिकम्स इनर्ट ऑन हीटिंग। हाइड्रोक्साइड MOH होल ट्वाइस इज इनसॉल्युबल। अच्छा, पहली बात तो OH होल ट्वाइस है, तो ये बात तो कंफर्म हो गई, और MSO4 है कि ग्रुप 2 का ही कोई मेटल है, और वैसे तो ऑप्शन में सभी ग्रुप 2 है, ठीक है। MOH होल ट्वाइस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल है वाटर में। वही हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होगा जो एम्फोटेरिक है, और सेकेंड ग्रुप में एम्फोटेरिक ऑक्साइड से बेरिलियम बनाता है। तो क्लियर हो गया, एम कुछ नहीं बेरिलियम है, क्योंकि अब मेटल M रेडिली फॉर्म्स वाटर सॉल्युबल MSO4, ठीक है। बेरिलियम सल्फेट बन जाएगा BeSO4 वाटर सॉल्युबल, दिस इज वाटर सॉल्युबल, 100% वाटर में सॉल्युबल है BeSO4। इट ऑल्सो फॉर्म्स ऑक्साइड BeO बेरिलियम ऑक्साइड विच बिकम्स इनर्ट ऑन हीटिंग, बिल्कुल सही है, ये हीट करने पर अपने आप को तोड़ेगा नहीं। हाइड्रोक्साइड BeOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक है, इसलिए क्या होगा? इट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन NaOH सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन NaOH में सॉल्युबल होगा, तो एम्फोटेरिक है, इसलिए ये यहां पर
इनसॉल्युबल रहेगा, सो इट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन NaOH सॉल्यूशन। व्हाट इज M? M इज 100% बेरिलियम, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि जो हमारा मेटल है वो डी, बेरिलियम हमारा मेटल है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ये बेरिलियम हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि बेरिलियम मेटल की वो बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड क्वेश्चन यहां पर हमारा डन हो गया। लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पर यहां पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं। इन ग्रुप 2 द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर फॉर्मली हेल्ड टू द न्यूक्लियस एंड हेंस। ग्रुप 2 में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे आर मोर फॉर्मली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा है। ग्रुप 1 से कंपेयर कर रहे हैं ये। मोर फॉर्मली हेल्ड मतलब किससे मोर? ग्रुप 1 से मोर, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज छोटा है और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 इज ग्रेटर देन ग्रुप 1। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, सही है। और आगे ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। एटम्स ऑफ ग्रुप 2 आर बिगर देन ग्रुप 1, गलत स्टेटमेंट है। ग्रुप 2 के एटम्स तो छोटे होते हैं ग्रुप 1 से। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 इज ग्रेटर, रिएक्टिविटी का कोई रोल ही नहीं है। ग्रुप 2 मेटल्स आर लेस अबंडेंट, अबंडेंस का कोई, सिंपल ए ऑप्शन करेक्ट है। अबंडेंस का भी कोई रोल नहीं है ना, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 की जो है वो ज्यादा है, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर फॉर्मली हेल्ड, इसलिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी उसका कॉन्सिक्वेंस है, हेंस दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को निकालने में देते हो उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी ही कहते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनते हैं। एलिमेंट ए बर्न्स इन नाइट्रोजन टू गिव एन आयोनिक कंपाउंड बी। ए जो होगा वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, बर्न होगा और आयोनिक कंपाउंड देगा बी, मतलब बेसिकली नाइट्राइड बनेगा किसी का। कंपाउंड बी रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सी एंड डी। अच्छा, जो बी बन गया नाइट्राइड, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके दो कंपाउंड दे रहा है, एक सी और डी। द सोल्यूशन ऑफ सी बिकम्स मिल्की ऑन बबलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कंफर्म हो गया, लास्ट लाइन से कंफर्म हो गया क्या है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक ही तरीके के सोल्यूशन को मिल्कीनेस दे सकती है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कंफर्म हो गया, यहां जो सी है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हमें एलिमेंट ए पता करना है, ऑल्दो एलिमेंट ए हमें पूछा गया इनमें से कौन होगा, लेकिन सी हमें पता चल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि CaOH होल ट्वाइस में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोगे तो ये मिल्कीनेस अपीयर करेगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर फॉर्म होगा अलॉन्ग विद H2O, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्कीनेस देगा। तो सी जो हो गया वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये जो सी बना है ये किससे बना है? कंपाउंड बी जब वाटर से रिएक्ट करा होगा। तो पता है कंपाउंड बी कौन होगा? कैल्शियम। अच्छा, कंपाउंड बी जो है वो नाइट्रोजन को जलाने पर बना है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होगा 100%। मतलब जो बी है वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि इसी को जब आप वाटर दोगे, इसी को जब आप वाटर दोगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा, राइट। तो आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया ये आपका बी हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड आपका बी हो गया। और ये बी कैसे बना है कि ए को नाइट्रोजन में जलाकर, तो ए 100% कैल्शियम रखता होगा, उसको आपने नाइट्रोजन के साथ, बर्न से नाइट्रोजन के साथ आपने इसको जलाया है, तो यहां पर आपके पास कैल्शियम नाइट्राइड भी बना होगा और कैल्शियम का ऑक्साइड भी बना होगा, और वही कैल्शियम ऑक्साइड जो है बी आपका फॉर्म हो रहा है टू गिव एन आयनिक कंपाउंड बी। तो बी इज, तो इसका मतलब ये हो गया एलिमेंट ए कुछ नहीं है, ये हमारा ए है कैल्शियम। ए हमारा कौन है? कैल्शियम। तो वी हैव ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि कैल्शियम ही हमारा वो, क्योंकि देखो मिल्कीनेस आ गई ना, बस उससे क्लियर हो गया, बाकी तो क्लियर नहीं कर रहे थे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक ही तरीके के सोल्यूशन को मिल्कीनेस दे सकता है, वो है स्लेट लाइम को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को। तो 100% उसमें एलिमेंट कैल्शियम है, तो हमारा आंसर कैल्शियम ही होगा। यहां पर हमारे कंप्लीट होते हैं कौन से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो कंपाउंड बी जो होगा वो वाटर से रिएक्ट करके आपको COD देगा। सी कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बी होगा ये डेफिनेटली नाइट्राइड होगा, कोई सा मतलब
कंपाउंड जो ए होगा बेसिकली एलिमेंट ए जो बंद करेगा नाइट्रोजन के साथ वो नाइट्राइड है। तो ये जो बी है ये कैल्शियम नाइट्राइड है और कुछ नहीं है, Ca3N2 जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कह रहे हैं ना वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम नाइट्राइड है ये बेसिकली बी। Ca3N2 जो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको क्या क्या देगा, देखेंगे यहां पर दो प्रोडक्ट देगा, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा ये सी प्रोडक्ट है और N2 और H2 मिलकर अमोनिया, तो NH3 दे देगा जो हमारा डी प्रोडक्ट है, तो ये डी प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा CaOH होल ट्वाइस और यहां से हमें मिल जाएगा कौन, अमोनिया, तो C और D, और ये C फिर यहां पर गए। तो इससे क्लियर हो गया हमारा A जो एलिमेंट है वो 100% कैल्शियम है, क्योंकि वो कैल्शियम ही होगा जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्राइड दे देगा Ca3N2 जो कि हमारा बी प्रोडक्ट होगा, तो ये हमारा बी है बेसिकली। ठीक है, तो ये बी प्रोडक्ट देगा, तो 100% ए क्या हो गया हमारा, कैल्शियम हो गया, तो ए हमारा कैल्शियम होगा। और ये सारी बातें किससे समझ में आ गई, सिर्फ लाइम वाटर को जब हमने देखा किसी सोल्यूशन को वो मिल्की अपीयरेंस देता है, तो एक ही चीज है, लाइम वाटर जो मिल्कीनेस देगा वो सिर्फ एक ही चीज को दे सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को, इसलिए हमारा जो एलिमेंट हो गया, आंसर हो गया वो कैल्शियम ही होगा। तो एज पर द ऑप्शन गिवन ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हेंस दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन सी ही एलिमेंट जो होगा वो कैल्शियम ही हो सकता है। सारी बातें लास्ट लाइन से क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया हमको, ये सारी चीजें हमको क्लियर हो गई हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चलेंगे। स्क्रीनशॉट लें। ओके, लेट्स मूव टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नाउ। अब यहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले कुछ सालों में जो JEE में आपको सवाल पूछे गए हैं इस पर बेस्ड, इस चैप्टर पर बेस्ड, उसको कुछ डिस्कस करते हैं और उनके कंसेप्ट्स को समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जेईई मेन 2016 का सवाल है भाई, ये देखिए जेईई मेन में 2016 का एक सवाल है। क्या है सवाल में, द मेन ऑक्साइड्स फॉर्म्ड ऑन कंबशन ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली। देखो लिथियम को एयर में जलाओगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे, लिथियम का ऑक्साइड बनेगा Li2O। सोडियम को जलाओगे पर ऑक्साइड बनेगा Na2O2, पढ़ा था ये अभी हमने, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड। और पोटेशियम को अगर जलाओगे तो सुपर ऑक्साइड बनेगा, सुपर ऑक्साइड इज KO2, तो ये पोटेशियम का बन जाएगा सुपर ऑक्साइड KO2, तो दिस विल गोइंग टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो लिथियम का Li2O, सोडियम का पर ऑक्साइड, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, Li2O, Na2O2 एंड KO2। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया जो कि ऑक्साइड्स को लेकर है। काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि लगता है कि सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, नहीं, बट एयर के एक्सेस ऑफ एयर में ऑक्सीजन जब पर्याप्त मात्रा में हो, जरूरत से बहुत ज्यादा अवेलेबल हो, तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा। उसके आगे भी सुपर ऑक्साइड्स ही बनेंगे सब, रूबिडियम और सीशियम के भी। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि होगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जो सीबीएसई AIPMT 2015 का, CPMT 2015 का सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, solubility of the alkaline earth metal sulfates in water decreases in the sequence। मेटल सल्फेट्स की solubility किस सीक्वेंस में डिक्रीज होती है। देखो solubility का खेल है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी हम कहेंगे solubility उतनी ज्यादा होगी, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक साइज। हमने ये पढ़ चुका है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी वो आयनिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि आयन का साइज जितना बड़ा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी कम, और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम इसका मतलब ये हो गया कि इट विल नॉट बी सॉल्युबल। तो आयन का साइज कैसे बढ़ता है, नीचे जाते जाते ग्रुप में बढ़ता है आयन का साइज। तो सबसे पहले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब बेरिलियम तो कहीं है नहीं किसी ऑप्शन में, तो बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा सॉल्युबल यही होगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये करेक्ट हो गया, ये हमारा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन। क्लियर हो गया, तो क्योंकि नीचे जाते हुए आप जैसे जैसे जाओगे, कैसे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, डाउन द ग्रुप आयनिक साइज इंक्रीज होगा, आयनिक साइज बढ़ेगा, देयरफॉर हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी।
हाइड्रेशन एंथैल्पी को मैं He बोलूं अगर, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, आयनिक साइज, आयन का साइज बढ़ा, हाइड्रेशन एंथैल्पी घटी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेटेड फॉर्म में जो वाटर बनेगा उसकी एंथैल्पी घटेगी, तो दिस विल गोइंग टू डिक्रीज। तो मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी उसके मेटल सल्फेट की सबसे ज्यादा, MgSO4 सबसे ज्यादा सॉल्युबल, उससे कम कैल्शियम सल्फेट, उससे कम स्ट्रोंशियम सल्फेट और सबसे कम बेरियम सल्फेट सॉल्युबल होगा इन द गिवन एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे, सेकंड क्वेश्चन हमारा डन होता है। लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अगेन जो जेई मेन 2015 का सवाल है, 2015 का वो सीपीएमटी का सवाल था, ये जेई मेन का सवाल है। क्या बोल रहे हैं? Which one of the following alkaline earth metal sulfates has its hydration enthalpy greater than its lattice enthalpy? सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया। अब उनने बोला बताओ किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी उसकी लैटिस एंथैल्पी से, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी उसी की ज्यादा होगी जिसमें सबसे कम आयन का साइज होगा, सबसे छोटा आयन जो सबसे ऊपर दिखता है। तो सब सल्फेट से इनमें सबसे ऊपर कौन होगा? बेरियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट, बीई, बेरिलियम सल्फेट। तो बेरिलियम, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होगा, क्योंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऊपर से नीचे क्या होगा? साइज आयन का, आयोनिक साइज क्या होगा? ऊपर से नीचे इट विल गोइंग टू इंक्रीज, देयरफॉर हाइड्रेशन एंथैल्पी विल गोइंग टू डिक्रीज। तो सबसे ऊपर वाले की हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, इनफैक्ट इट इज हायर देन इट्स लेटिस एंथैल्पी। बाकी सबकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम तो लेटिस एंथैल्पी ज्यादा, तो नीचे वालों की लेटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, सिर्फ बेरिलियम होगा जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर होगी उसकी लेटिस एंथैल्पी से। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, तो बेरिलियम सल्फेट इज एब्सोल्युटली अवर करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। क्लियर? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो जेईई मेन 2015 का ये तीसरा सवाल था। लेट्स मूव टू दी 4th क्वेश्चन नाउ। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं जो जेईई मेन 2015 का सवाल है। तो जेईई मेन 2015 का सवाल है, 4th क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following on thermal decomposition yields a basic as well as acidic oxide? बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड निकाले, इनमें से थर्मल डीकंपोजिशन पे 2 ऑक्साइड्स बनाए, एक बेसिक और एक एसिडिक। कौन हो सकता है? बात करते हैं। देखो NaNO3 को अगर हीट करोगे तो हीट करने पर इट विल फॉर्म NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इसमें तो कोई ऐसा ऑक्साइड बना ही नहीं, ठीक है। सोडियम नाइट्राइड सॉल्ट जरूर बन गया, तो इसमें तो आंसर नहीं हो सकता। KClO3 भी सॉल्ट बनाएगा एक, तो एक बना लेगा KCl और एक बना लेगा O2, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी आपका सॉल्ट प्लस ये बन रहा है, ये भी नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट 2 ऑक्साइड्स बनाता है हीट करने पर, एक बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो मेटालिक ऑक्साइड है, जो बेसिक होगा। कैल्शियम ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है, बेसिक होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एसिडिक। ये हमारा सही आंसर, ये हो गया बेसिक मेटालिक ऑक्साइड और ये एसिडिक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ये है हमारा करेक्ट आंसर। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अमोनियम नाइट्रेट भी नहीं होगा, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट आपको N2 प्लस H2O दे देता है। अमोनियम नाइट्रेट इज NH4NO3, NH4NO3, तो ये आपको दे देगा थर्मली डिकम्पोज करने पर N2 प्लस H2O, ठीक है। तो यहां पर भी नहीं बनेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हेंस सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट 2 ऑक्साइड्स देता है बेसिकली, कैल्शियम हीट करने पर थर्मली डिकम्पोज करने पर, एक कैल्शियम ऑक्साइड जो कि मेटल ऑक्साइड है तो बेसिक, और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो इसलिए एसिडिक, ठीक है। क्वेश्चन 4 2015 का सवाल है, स्क्रीनशॉट लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रीवियस ईयर सेगमेंट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ये लास्ट सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये लिखा हुआ है, इन कंटेक्स्ट विद बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेरिलियम के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। याद रखना बेरिलियम का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है और डायगोनली मैग्नीशियम से मैच करता है, क्योंकि ये सबसे सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सबसे ऊपर है सेकंड ग्रुप में। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये ग्रुप होता है बेसिकली।
अब इसमें क्या कह रहे हैं, इट इज रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड, नहीं इट विल नॉट रेंडर्ड पैसिव, हाँ मतलब नाइट्रिक एसिड से पैसिव हो जाता है क्योंकि लेयर बना लेता है ऑक्साइड की, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये फिर हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी तो इट विल बिकम पैसिव विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्टिविटी नहीं दिखाएगा। इट फॉर्म्स बेरिलियम कार्बाइड, बिल्कुल बना लेता है, ये भी मतलब ये सही आंसर है, और सही आंसर जो होगा वो हमारा सही स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा सही आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। इट सॉल्ट्स आर रेयरली हाइड्रोलाइज्ड, नहीं इसके जो नमक होते हैं ये भाई बहुत अच्छे हाइड्रोलाइज हो सकते हैं क्योंकि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा है, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, और जब हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो ये बहुत अच्छे से इसके salts can hydrolyzed, therefore its salts can readily hydrolyzed, therefore its salts can readily be hydrolyzed। तो रियली हाइड्रोलाइज बोलना ये गलत स्टेटमेंट है, और ये गलत स्टेटमेंट है इसलिए हमारा सही आंसर हो गया, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बट फिर ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया क्योंकि रियरली मतलब बहुत कम हाइड्रोलाइज होता है, नहीं सबसे अच्छा तो यही होता है, बाकी सबके तो लेटेस्ट एंथैल्पी ज्यादा होगी, उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, तो उनके सॉल्ट्स हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, बेरिलियम के तो बिल्कुल हो सकते हैं। इट्स हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड पॉलीमेरिक, होता है BeCl2, BeCl2 बेसिकली जो होता है वो आपका जो उसमें ब्रिज बॉन्डिंग दिखती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये बिल्कुल फॉर्म करता है BeCl2, बिल्कुल फॉर्म करता है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट, मतलब ऑप्शन सी का स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत स्टेटमेंट ही पता करना था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। यहां पर 5 क्वेश्चंस हो गए प्रीवियस ईयर के, और हमारा 21st डे का टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पूरा 21st डे का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की चर्चा करी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एस ब्लॉक एलिमेंट 11th क्लास का बहुमूल्य चैप्टर है, जिस पर कुछ सवाल ये हाइड्रेशन एंथैल्पी पर ज्यादा आते हैं या अबनॉर्मल बिहेवियर पर सबसे ज्यादा आते हैं, और पिछले कुछ सालों में हमने जो पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे वो इसी पर बेस्ड हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, या कोई सिंपल ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर आप बात करो कि ऊपर से नीचे किसी ग्रुप पे जाओगे, या उनका एबनॉर्मल बिहेवियर जो बेरिलियम का देखने को मिलता है या जो लिथियम का देखने को मिलता है, जो उनका डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है, बस इन्हीं पर सवाल पूछा है और कहीं सवाल नहीं गया है, और बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है इसका। बाकी इन केस अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो, कोई कंसेप्ट मिस आउट कर रहे हो, तो सबसे बेहतर तरीका है मैग्नेटबेन्स की वेबसाइट magnetbeans.com पर विजिट करके वो लेक्चर्स को देखना, क्योंकि यहां पर आप जैसे IIT JEE के सेगमेंट में जाओगे आपको JEE के रेगुलर कोर्सेज मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, उसके अलावा आपको क्रैश कोर्स दिखेगा। वहां पर आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे, सब्जेक्ट वाइज सभी डेज की प्रॉपर लिस्टिंग हो रखी है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, सारे डेज की आपको एक प्रॉपर लिस्टिंग मिलेगी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आप केमिस्ट्री पर जैसी प्लस आइकन का यहां पर एक प्लस का बटन है उस पर क्लिक करोगे तो डे वाइज सारी सीक्वेंस आएगी, और ये जिस वीडियो पर भी आप क्लिक करोगे आपको बफर फ्री वीडियो, हाई क्वालिटी का वीडियो मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैग्नेटबेन्स की वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो किसी चीज का सब्सक्रिप्शन बाय करने को बोलने वाले हैं, या कोई कोड लगाना है या कोई पैकेज बाय करना है, कुछ नहीं, 100% फ्री एजुकेशन है। 1, 2, 4 चैप्टर नहीं, कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और यहीं पर आपको रेगुलर JEE की जो शीट्स होती हैं, जो हम लोग रेगुलर कोर्सेज में करा रहे हैं, DPPs होती हैं, प्रैक्टिस शीट्स होती हैं, MCQs होते हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल होते हैं, वो सब आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी आपको पता है मैग्नेटबेन्स के IIT JEE और नीट के चैनल यानी कि जीत के चैनल पर ना सिर्फ JEE बल्कि नीट के लिए भी उसी लेवल पर तैयारी आपको कराई जा रही है। नीट के लिए बायोलॉजी, नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको मिल रहे हैं, जो अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितने तुम्हारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हो जो ये तलाश में हो एक ऐसे चैनल की जहां रेगुलर कंटेंट अपलोड हो, जहां क्वालिटी कंटेंट मिले, जहां रेगुलर वीडियोस कंसिस्टेंटली मिलते रहें, ताकि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल JEE को बूस्टर की तरह या फिर
नीट को हम बहुत अच्छे से क्रैक कर सके, तो उन सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।